तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 2 मिनट समय लूंगा कि अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मुझ पर विश्वास करके पढ़ो। और एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रेंड एनालिसिस मेरा बहुत बहुत स्ट्रांग है। मैं बदलते हुए समय को समझ पाता हूँ। और आप यूट्यूब पे चले जाना, 2 साल पहले मैंने बासवान कमेटी के बारे में पढ़ाया था। दो यूट्यूब पे कोई ऐसा छुपी बात नहीं है कि सर गलत बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने बासवान कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था यूपीएससी हर हालत में एज कम करना चाहती बच्चों की। अब दिक्कत यह है कि डायरेक्टली वो एज कम नहीं कर सकती, पॉलिटिकल है। हिंदी बेल्ट की पार्टी है ये, हार जाएगी, सारे चुनाव हार जाएगी, देश भर में विद्रोह हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, और इन्हें कम एज चाहिए क्योंकि भारत सरकार के सामने बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। अब वो चीजें क्या हैं ये भी जानना बड़ा जरूरी है। 2047 में हमने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, डेवलप नेशन हमें बनना है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो सरकार गवर्नेंस का हिस्सा होती है। अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यू विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, आप गवर्नेंस का हिस्सा रहोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही थॉरोली आपको चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब आप पॉलिसी मेकर बनोगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो और मेरे एनालिसिस पर विश्वास करो, और जाके वीडियो देख लो, 2 साल पुरानी वीडियो, और 2-3 दिन तक मैंने इस पे पढ़ाया था। तो वासवान कमेटी ने कहा, एक रिकमेंडेशन आई थी, होता कमेटी की रिकमेंडेशन, इससे पहले यूपीएससी कमेटी बनाती रहती है कि कैसे प्रशासनिक सुधार किया जाए। इससे पहले वीरप्पा मोइली कमेटी बनी थी, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनी थी। सेकेंड एआरसी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें भी बहुत स्ट्रांग एक रिकमेंडेशन था कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करना चाहिए, नए भारत की ब्यूरोक्रेसी ये नहीं है। अब हुआ क्या, मैंने उसी समय कहा था कि सरकार डायरेक्टली कोई कानून नहीं बना पाएगी क्योंकि हिंदी बेल्ट का दबाव बहुत ज्यादा है, वहां पे एज 32 से नीचे अब नहीं घटा सकते। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने बैकडोर खोल दिया, पिछला दरवाजा खोल दिया, और उन्होंने एग्जाम में पैटर्न में चेंज कर दिया। क्वेश्चन देखो जरा 2022-23 के, अब वो पैटर्न हो गया चेंज, बस इतना देखो, पैटर्न हो गया चेंज। और मैं तुम्हें आंकड़े दे रहा हूं, 2 साल पहले मैंने ये बात कही थी और आज वो बात सत्य हो गई 2 साल में। ठीक है, गवर्नमेंट ने कैसे चेंज किया, 2022-2023 का पैटर्न पूरा पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2022-23 का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया। जरा बुलाना किसी को बेटा, कोई है यहां पे? अब इन्होंने क्या किया, अभी कल रात में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, अभी आपको पता होगा 3 दिन पहले मेंस का रिजल्ट आया यूपीएससी का। इसका पेन कहां, जरा मार्कर कहां ले आओ। तो 2023 का जो पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, अभी हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे, 3-4 दिन में एनालिसिस निकल के, इस बार 83% स्टूडेंट जिन्होंने, जिनका इंटरव्यू की कॉल आई है अभी 2-3 दिन पहले, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइमर है, यानी पहली बार उन्होंने एग्जाम दिया और इंटरव्यू की कॉल आ गई है, 83%। और जानते हो इस बार जब रिजल्ट आएगा देखना, इस बार सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइमर यूपीएससी में जा रहे हैं, फर्स्ट है, और बहुत कम एज के, 22 साल 23 साल, और उसमें डोमिनेंस गर्ल्स का है। तो मैंने लॉजिक दिया, आप मेरे लॉजिक पर विश्वास, मैं अगर मैं लॉजिक नहीं होता मैं बात ही नहीं करता, जब तक मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता मैं कभी बात नहीं करता। महिलाओं की तो स्थिति ऐसी हो गई है सरकार की, इस सरकार में, अगर आप थोड़ा सा भी मेधावी हो, थोड़ा सा भी आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अवसर ही अवसर है, अगले 5-6 साल तक यही चलेगा। तो गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल विंडो खोल दी है यूपीएससी ने, क्योंकि सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन था, सरकार उसको सिंबॉलिक करना चाहती है। लेकिन सिर्फ ये आंदोलन, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उन्हें यूथ चाहिए नए नए। एक बहुत सिंपल सा फंडा, मैंने सुबह भी समझाया, यहां भी तुम्हें समझा दे रहा हूं कि यूथ उन्हें क्यों चाहिए। मान लो आप 22 साल की एज में आप सेलेक्ट होते हो और आप 30 साल की एज में सेलेक्ट होते हो, 60 साल की एज आपकी रिटायरमेंट की है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाएगा, और इसकी सर्विस क्या होगी, 38। यूपीएससी कैसी सेवा है, यूपीएससी ज्ञान अनुभव आधारित सेवा है। आपको कुछ भी, आप किसी मैनुअल को नहीं पढ़ के सीखते हो, आप प्रैक्टिकल करके सीखते हो। आप दंगे, दंगे की कौन सी किताब होती है, दंगे से निपटने की कौन सी किताब है, जो है अकाल से निपटने की कौन सी किताब है, बाढ़ से निपटने की, प्राकृतिक आपदा से निपटने कौन सी किताब है, माफिया को कैसे डील करें, दबंग को कैसे डील करें, कोई किताब आती है इसकी? आप वहां जब ग्राउंड में काम करते हो तो सिचुएशन को आप सीखते हो, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो आप राष्ट्र के लिए धरोहर बन जाते हो।
फिर क्या होता है, जब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हो तो आप राष्ट्र के लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हो। यू मेड पॉलिसीज। अब जब ये पॉलिसी आप बनाते हो तो ये राष्ट्र के लिए बहुत काम आने वाली चीज होती है, राइट। तो ये, अब मान लो ये सीनियर हुआ, तो अब इसके प्रमोशन का, तो सीनियर में क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मतलब सभी हाईएस्ट पोस्ट, इसका रिटायरमेंट टाइम आ जाएगा। और ये, इसके पास सर्विस स्पैन 38 साल का है, मार देगा ये। तो पॉलिसी मेकिंग चाहता है गवर्नमेंट, तो ये आप ध्यान रखिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। एक ही चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक अभियोग्यता। एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचना और काम करने की क्षमता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जागरूकता, अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम आईएएस बन जाओगे, उल्टा ही है, मामला ही उल्टा है। तुम अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछोगे कि ये चीज क्यों हो रहा है, और सब्जेक्ट में जाकर उसका जवाब ढूंढोगे। इसी को स्टैटोडायनेमिक कहते हैं। तो ये फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अगर आप अवेयरनेस, जागरूकता को, चाहे उसे करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर को हो, न्यूज़पेपर तुम लोग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो कि मास्टर साहब आएंगे पढ़ाएंगे तब होगा, नहीं है ये। यहां पर क्या चीज है, अवेयरनेस, एवरीथिंग इज अवेयरनेस। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि वो जो पुराने पुराने, इस बार मुझे मेरे जानने वाले कई आईपीएस आईआरएस नहीं हुआ, उनका नहीं कॉल आई उनकी इंटरव्यू की। तो ये आप लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट यू शुड बी वेरी एनालिटिकल। दिस इज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। यहां पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए फीस दे दिए 2 घंटा बैठने के लिए नहीं, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है, ट्रेनिंग में 1-1 घंटे की वैल्यू होती है, ट्रेनिंग पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग पीरियड। आप इसको कोशिश करो ले आने की, नहीं तो अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो जाएगी। कितनी बार मैंने अपने वीडियो में कहा है, आप लोगों से बात हुई कि ये भारत का स्वर्णिम काल है। कहा है कि आप यूथ ही आने वाले टाइम में भारत का निर्माण करोगे। पिछले 70 सालों में भारत ने वो जो अंग्रेजों ने हमसे लूट लिया उसकी भरपाई करने में निकल गए, बट जो अगले साल होंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज प्रधानमंत्री ने सेम टू सेम वही लाइन बोल दी है जो मैं शायद 1.5-2 साल से बोलता चला रहा हूं कि डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर आप में से किसी ने मेरी क्लास कभी देखी सुनी होगी तो आपको ये बात याद होगा, मैं लंबे समय से कहता चला हूं। आज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि ये भारत का समय है, ये युवा शक्ति का समय है, दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया। जो 2 साल से उजांग सर क्लास में कह रहे थे, आज भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वही बात बोल दी है। अगर आज आपका पेपर, अगर आपने देखा होगा, हेडलाइन है आज उसकी, राइट। तो आपको ये अवेयर रहना होगा कि क्या चीजें चल रही हैं हमारे लिए। तो अपॉर्चुनिटी को क्रैक करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, इसको ट्रेनिंग मॉड्यूल में लेकर जाओ। और इसीलिए कहता हूं कि क्या रीजन है कि यूपीएससी ने 83% के आसपास जो रिजल्ट निकाला वो फर्स्ट टाइमर का निकाला है। कैसे उन्होंने निकाल लिया और दिग्गज रह गए? इसलिए क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो गैर परंपरागत हो गया है। देखो, तुम्हें बताओ, जिसने आईपीएस लास्ट ईयर निकाल रखा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत तुमसे तो 10 गुना स्ट्रांग होगा, ऑलरेडी एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर। लेकिन इस बार वो नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? क्या हो गया? उस साल भर में उसकी यादें मिट गई, वो पढ़ रहा था वहां पे, पैटर्न चेंज हो गया, गैर परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल पेपर था इस बार के। सोर्सेज ऐसी ऐसी जगहों से ले लिए कि एक आम स्टूडेंट उसको जानता ही नहीं है, वो विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत से बहुत दूर था। तो ऐसे नए बच्चे जिनकी एकेडमिक्स अच्छी है, जो अवेयर रहते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो गया, जो नॉन ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आप में से कई लोग आते हैं, कई, अरे वो फलाना मेरा दोस्त वहां पढ़ता है उस वाले इंस्टीट्यूट में, वहां पे तो पूरा हिस्ट्री भी शुरू कर दिया है, तो इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम एग्जाम में पहुंच के फेल हो जाओगे कि हाँ यार, पेपर तो हमारा पढ़ा कुछ आया ही नहीं इसमें। तो इसीलिए जब मैं गैर परंपरागत तरीके से पढ़ा, तो तुमसे बोलता हूं सोचना शुरू करो, थिंकिंग करो, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है उसको डायरी में लिखो, उसके बारे में तुम्हें लगता है ये कौन सी तैयारी है, वो फलानी वाली इंग्लिश मीडियम की टॉप, हिंदी वाली टॉप में तो ऐसा होता ही नहीं है, वहां तो मास्टर साहब इधर मुंह करके लिखाते रहते हैं,
ये उजांग सर हमसे क्या कहते हैं। तो मैं अपने समय से आगे चलता हूं, तो मेरे ट्रेंड एनालिसिस में बहुत अटूट विश्वास रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी कल ही एक बच्चे से बात हुई, उसको यकीन ही नहीं था उसका सिलेक्शन होगा, फर्स्ट टाइमर ही था, तो वो लिख के चला आया, वो अपने काम में लगे, वो नौकरी ढूंढ रहा था, उसे पता था उसका मेंस नहीं निकलेगा, रिजल्ट आया, हो गया उसका, और होना भी था। तो ये होती है यूपीएससी की पावर। तो आपको बदलते ट्रेंड के हिसाब से बदलना पड़ेगा। न्यूज़पेपर को अपनी पढ़ाई के सेंटर में रखो, राइट। और न्यूज़पेपर पढ़ते समय कोई फैक्ट नहीं पढ़ना है तुम्हें, लिखना भी नहीं है, नोट्स भी नहीं बनाना, ये सब सेकेंडरी है, जो भी तुम्हें बताया गया है। न्यूज़पेपर प्रशासनिक अभियोग्यता के हिसाब से पढ़ो। कैसे पढ़ते हैं, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, तो तुम्हारा काम है उसको पढ़ना। कि कुर्सी बैठ गए आराम से लाइब्रेरी में, और ये मत सोचो स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये सोचो ये तुम्हारा डीएम ऑफिस में हो तुम, और डीएम की कुर्सी बैठे हो, थोड़ी देर फील करके देखो, डीएम कुर्सी बैठे हुए, न्यूज़पेपर खोल लो, और खोल के सोचो ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये मैं जिस शहर का डीएम हूं, पूरी शहर में गतिविधियों की जानकारी है ये। अब कैसे पढ़ोगे तुम इसको। एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, कि जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टेंशन में होते हो ना कि यार कुछ इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 2 3 में क्या आया है, इसके नोट्स बनाओ कि ना बनाओ, ये पूरा हो रहा है कि, ऐसे पढ़ते हो ना, पॉइंट्स कौन से लिखूं, कोई बता ही नहीं रहा है मुझे, न्यूज़पेपर पढ़ूं या पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ूं। तो इसमें हमेशा ऐसे ही होता है। फिर थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ने बढ़ने के बाद इधर उधर नजर चली गई, पीछे हीरो हीरोइन की बात चार्चे पड़ी, ठीक है, कौन सी पिक्चर ने कितना कमाया, और फिर थोड़ी देर बाद लपेट के ऐसे रख देते हो कि बाद में पढ़ेंगे। मन में ख्याल भी लाते हो, कटिंग करके रख लेंगे, फाइल पे लगा लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेंगे, फिर नहीं ये भी नहीं हुआ, रात तक सोने का टाइम हो गया, किसी मैगजीन से कवर कर लेंगे। उजांग सर मैगजीन ही नहीं देते, ठीक है, अरे ऑनलाइन पढ़ लेंगे, वो दूसरी वाली कोचिंग में, ये गलत जगह फंस गए हम लोग, ये सारी बातें आप करते हैं। उस वाली कोचिंग में तो सब यार दे देते हैं, न्यूज़पेपर के क्रक्स पॉइंट भी दे देते हैं, कुछ रीजन से मैं नहीं दे रहा हूं ना। तो तुम इस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ोगे, आराम से बैठो, सोचो डीएम हो, सोचो डीएम हो, मजाक नहीं कर रहा हूं, सोचो डीएम हो, और तुम्हारी एक गलती से शहर तबाह हो सकता है, तुमसे कोई भी जवाब मुख्य सचिव मांग सकता, किसी भी समय कॉल आया और ऑर्डर निकला 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट भेजो, तुम्हें भेजनी है। और पूरे जिले में क्या क्या गतिविधियां होती है अंदाजा लगाओ, जिले में क्या क्या होता है, जिले में लाखों लोग रहते हैं, पुलिस प्रशासन तुम्हारे अंतर्गत है, स्कूल जिले के अंदर, कॉलेज जिले के अंदर, अस्पताल जिले के अंदर, माफिया उसी जिले के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर उसी जिले के अंदर, जो मजिस्ट्रेट का काम है वो भी आपके अंडर में है। इसके बाद ऊपर भी तुम्हें सारी रिपोर्ट भेजनी है, जो गांव भी है उसी के अंदर आते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, जहां तुम डेली पहुंच नहीं सकते, हर जगह सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं उसी के अंदर, ढेर सारे लोग लाइन लगे खड़े हुए हैं कि आज हमारा कार्ड बन जाएगा राशन का, आज हमारा आयुष्मान का कार्ड बन जाएगा, ये सब कहां है, उसी के अंदर है। अब तुम सोचो कि एक डीएम, आज मुझे एक होमवर्क करके दिखाना, एक कॉपी पे लिखना, एक डीएम के सामने एक दिन में कितनी जानकारियां आती हैं, अंदाजा लगाओ। उसी में माफिया का फोन, उसी में उस जिले की कोई माइनिंग है, उसी में कोई भी चीज है, क्या हुआ, कहां खो गए हो, यहीं रहो। तो एक जिले के अंदर कितनी जानकारियां उसको इकट्ठा करनी पड़ती होंगी, और साथ साथ वो एक ऑफिस का लीडर भी है, तो उस ऑफिस के अर्दली से लेकर और उस ऑफिस के हायर रैंक तक सब उसके अंडर में आ रहा है, उसको भ्रष्टाचार को रोकने के भी उपाय देखने हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, मजिस्ट्रेट का भी काम करना है, तुम्हें पता है ना उसके अंतर्गत आता है, पुलिस कानून व्यवस्था का भी वो मुखिया है। मान लो उसके शहर में कोई रैली जुलूस निकल रहा है, दंगा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, ट्रैफिक का कंट्रोल, मान लो जुलूस जा रहा, ट्रक गुजर गया, ट्रक ने कुचल दिया 4 लोगों को, ऐसी तैसी हो जाएगी, कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। विद्युत विभाग का वितरण उसके इसके अंदर आ रहा है, सड़क का उसके अंतर्गत आ रहा है, मान लो कोई दुर्घटना हो गई उसके जिले में, तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी, लोगों ने घेराव कर दिया, बस फूंक दी, किसके अंतर्गत आया, सब कुछ उसको देखना है। कहीं पीने का पानी है, बांध अगर आ रहा है, बांध खराब हो रहा है, सड़क टूटी हुई है, बिजली का तार गिर गया,
तुम अपने जीवन में एक अंदाजा लगाओ, अ डे एज अ डीएम, सोचो कितनी इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं है। साथ ही साथ उस जिले का इंटेलिजेंस का भी प्रमुख वही होता है, गुप्त सूचनाएं, स्लीपर सेल। कोई उस जिले में गलत घटना करना चाहता है, उसको पता है कोई नेता रैली करने वाला बम फोड़ दे, क्या दिक्कत है? ये सारी चीजें उसे देखनी है, गुप्त सूचनाएं भी लेकर आनी है, और उन गुप्त सूचनाओं को लीक होने से पहले सही आदमी तक पहुंचाना भी है, और बिना किसी को पता चले। ढेर सारी उसके पास कॉन्फिडेंशियल फाइल आती है जो किसी को नहीं दिखानी है, ये कॉन्फिडेंशियल है, हेडक्वार्टर से आई है और उसी तरह जानी चाहिए। अब इतनी भीड़ में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल के भेजनी, लिफाफा बंद, सील बंद लिफाफा जाता है, खुल गया तो ऐसी की तैसी। कितने स्कूल उसके अंतर्गत हैं, कितने अस्पताल उसके अंतर्गत, एक नहीं कई। क्या शिकायतें हैं, सरकार की कितनी योजनाएं, सबकी मॉनिटरिंग कौन करेगा जिले में? डीएम करेगा। कितनी योजनाएं हैं, अंदाजा लगाओ। अब तुम सोचो कि वो एक दिन में कितनी सूचना कलेक्ट करता है, सोचो। तो जब आप अखबार पढ़ो तो एज अ डीएम पढ़ो, और तुम अब कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह पढ़ो, डीएम भी नहीं, कैबिनेट से, तुम्हारा देश पूरे अंदर आ रहा है। तो तुम्हें अवेयर होना है कि इस न्यूज़पेपर में, ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, ये जीवन जी लो, और इसको ऐसे पढ़ो, जब कुर्सी में बैठा करो लाइब्रेरी की, तो ऐसे बैठा करो कि तुम कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयर पे बैठे हो। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जब अपने ऑफिस में जाता है तो रास्ते भर उसका दिमाग रहता है, क्योंकि उसको ब्रीफ करना पड़ता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को। प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात बोल दी, मीडिया ने कहा अरे गलत है, कौन नपेगा? सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी नपेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी नपेगा। तो आप जब अखबार खोलो आज से, तो ये सोचो कि ये मेरे ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, ऐसे सोच के पढ़ो। तो अब जानकारियां इकट्ठा करो, मेरे काम की कौन जाने। अब जैसे छोटी छोटी जानकारियां, ऑफिस में पानी आ रहा नहीं आ रहा, तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हारा विभाग है, तो वो तुम्हें ध्यान नहीं देना है। वो तुम उसको, अगर कोई तुम्हारे संज्ञान में कोई आया, उसको तुम निरस्त कर सकते हो, सजा दे सकते हो। तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी पोस्ट के हिसाब से बड़ी बड़ी चीजें जो परेशान कर सकती, जो इफेक्ट क्रिएट कर सकती, केवल मुझे वही जानना है। तो वो क्या होगा? जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे कृषि, जैसे रोजगार, जैसे हेल्थ, एजुकेशन। तो ये सारी चीजें मेरे काम की है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार, विदेशों के साथ संबंध, सम्मेलन। ये सारी चीजें हमारे साथ है। जैसे मान लो कोई महामारी है, तो आपको पता है ना, डीएम रात दिन काम करता है उस महामारी को रोकने के लिए। आपके जैसे महाकुंभ था, तो यहाँ के जो डीएम थे पहले नोएडा के, वो वहीं पे पोस्टेड थे, रात दिन उन्होंने सर्वर रूम बना के, प्रधानमंत्री ने से बहुत तारीफ की थी, क्योंकि महाकुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, जो हुआ था इलाहाबाद का, भगदड़ मच सकती थी। उससे पहले की सरकार में 76 लोग मर गए थे, 76 लोगों की जान चली गई थी। इस व्यक्ति ने इतना सही मैनेजमेंट किया, एक कहीं चू चपाड़ नहीं हुई, पुरस्कृत किया गया उनको। कि इतने लोग, दुनिया में कहीं इतने लोग इकट्ठा नहीं होते किसी मेले में जहां महाकुंभ में होते भारत में। तो ये सोचिए कितना अलर्ट रहना पड़ता। अब आप न्यूज़पेपर को ऑफिस मैनुअल की तरह पढ़िए, न्यूज़पेपर को ऑफिस मैनुअल की तरह पढ़िए। अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हो, ये माइंडसेट का गेम है बच्चे, ये पूरी दुनिया माइंडसेट का गेम है। कितनी किताबें आज माइंडसेट के नाम से बिक रही है, इंटरनेट पे जाके देखो कि ये संसार कुछ और नहीं, सफलता और असफलता कुछ और नहीं होता, माइंडसेट का गेम है। तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है, सफलता की तरफ है, तो तुम मुश्किलों में भी हल ढूंढ लोगे। तो मैं इसको न्यूज़पेपर क्यों कहूं? मैं एक अधिकारी हूं और ये मेरा मैनुअल है। अब उस जिंदगी को जियो, ये महामंत्र दे रहा हूं, ये जिंदगी को जियो। अब जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, कई लोगों ने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, आंखें उनकी बता रही थी, उनकी आंखें खोज रही थी, हमारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं, बता देता हूं, कई लोगों ने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा अभी तक कि प्रधानमंत्री ने भारत के बारे में आज क्या कहा। नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा, तुम्हारी आंखें बता रही थी। अब आप सोचो, एक डीएम के बारे में कल्पना करो
कि तुम उसके पास फरियाद लेकर पहुंचे हो कि बाबूजी हमारा ये काम कर दिया साहब हमारा, और साहब कह रहे हैं अच्छा मेरे जिले में ऐसी कोई योजना है भी क्या? तो तुम्हारा, अगर तुम किसी डीएम के पास गए और वो तुमसे ऐसा कुछ पूछता तो तुम्हारा उस डीएम के बारे में क्या एटीट्यूड होगा? घूस दे के बना है, ऐसे बोलोगे ना, पता नहीं कहां से बिठा दिया। तो सेम तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें भी क्या करना है, इसको सुधारना है, इसको करना है। तो न्यूज़पेपर इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट। आज से न्यूज़पेपर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेज। और न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर आज से कहना बंद कर दो। ये ऑफिसर, ये बोलो मेरे ऑफिस का मैनुअल है, मुझे इससे सारी चीजों की जानकारी मिलती है। इसको मैनुअल की तरह पढ़ो और कुछ दिन ये माइंडसेट फॉलो करके देखो, तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा, तुम्हें इसकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तुम अंदाजा लगाओ कि डीएम को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सेक्रेटरी को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैंने बहुत करीब से देखा है, आलोक रंजन साहब को मैंने बहुत करीब से देखा है अपने सामने मुख्यमंत्री आवास पे। उस समय वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, तो यहीं दिल्ली में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आए हुए थे। तो मेरा एक स्टूडेंट है वो लीडर बन गया था, तो बोला गुरुजी आप भी चलो, जहां भी जाता मुझे टांग ले जाता था। चले भाई, चले गए। तो मेरा ध्यान नेताजी पे कम था, मेरा ध्यान उन अधिकारियों पे था। उस समय प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली थी, ब्रीफिंग थी। इधर नेताजी सबसे अपना हाथ जोड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और मेरी नजर उस काले सूट वाले इंसान पे थी। वो गाड़ियों से फाइलों पे फाइलें, और फाइलें इतनी, मतलब क्या मेंटेन थी यार, रंग बिरंगी चिप्स लगी हुई थी सारी, उस पर ऐसे नोट्स लगे हुए थे, कौन सा पेपर कहाँ है, खटाक से खुलता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के सामने आपको मिनट्स में टाइम मिलता है, मिनट्स में। और उस समय अगर आप फेल हो गए, तो आपका चीफ मिनिस्टर अगर फेल हुआ तो उसके साथ चीफ सेक्रेटरी बैठता है, तो वैसे देखते हैं, हाँ जी उन्होंने बोला आपके राज्य में क्या चल रहा है, पशुधन पे कितना बजट खर्च हुआ, खेती पे कितना हुआ, सिंचाई के लिए आपने कितना दिया, कितने लाभार्थी हुए। तो मुख्यमंत्री कहां ये सब याद है, इसीलिए आईएएस आईपीएस को दिमाग कहा जाता है। तो तुरंत वो ऐसे देखता है, खटाक सामने, खटाक सामने, खटाक सामने। और मैं 20 मिनट तक देखता रहा, फाइलें उतर रही हैं, फाइलें चढ़ रही हैं, दूसरी गाड़ी में लगाई जा रही हैं, करीने से लिस्टिंग हो रही है। जो उनसे छोटे कद जो पोस्ट के आईएएस ऑफिसर थे, सारी चीज खटाखट, उस बंदे को कोई मतलब नहीं कि कौन भीड़ में कौन है, इतना कौन सा। और मैं पूरे टाइम उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनको कोई मतलब नहीं कि कौन आया है कौन, किसी से कोई दुआ सलाम नहीं, सब कुछ, सारी फाइलें लिस्ट के हिसाब से, सारी एक एक डाटा। सोचो इतनी फाइलें थी, 3 गाड़ियों से निकली, 3 गाड़ियों से फाइलें मैंने देखी निकलते, डाटा। और आप अंदाजा लगाओ क्या माइंड होगा बंदे का। तुमसे 3 गाड़ियों का अगर तुम्हें डाटा दे दूं, तुम्हारे सोचो अंदाजा, इतनी फाइलें, और उसमें से भी क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या प्रिटेंड होना है, रिहर्सल चल रही उन लोगों की। ये होगा तो ये देना, ये करना, खटाखट। ये होता है ऑफिसर। अब तुम्हें 3 गाड़ी का अगर तुम्हें दे दूं यहाँ डॉक्यूमेंट, तो 4 घंटा लगेगा तुम्हें ढूंढने में। तो ये चीजें आपके अंदर, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ये दोनों चीजें बहुत, एक अवेयर होना और एक अलर्ट होना, ये 2 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। अलर्ट मतलब कुछ भी और आपको पता होना चाहिए, उसके लिए तैयार होना, इसको अलर्टनेस कहते हैं। और अवेयर मतलब मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। तो आज से न्यूज़पेपर तुम्हारा मैनुअल होना चाहिए। कुर्सी पर बैठो सेक्रेटरी की तरह कि हम हैं भारत सरकार के, और हमें इस न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण चीजें उसको जानना है, पढ़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और बड़े तरीके से इसको पढ़ो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी चीजें। और न्यूज़पेपर को सेंटर में लेकर आओ। और न्यूज़पेपर पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो गलत है चारों तरफ, कि ये टिक कर लीजिए, ये जीएस पेपर में डाल लीजिए, ये नोट्स बना लीजिए, सब गलत है। अरे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझसे जबरदस्ती पढ़वाओगे? न्यूज़पेपर सबसे बड़ा बोझ लगता है तुम लोगों को, तो इंटरेस्ट पैदा करो। और सोचो कि मैं ऑफिस में बैठ गया हूं, मेरा मैनुअल है, तो लाइब्रेरी में जब बैठो तो ऑफिस की तरह बैठा करो, कि अभी 1 घंटा मुझे अपना ऑफिस देखना है, पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है मुझे जानना चाहिए। तो ये तुम्हारा मैनुअल है, इसको ऐसे ही खोलो कि मैंने मैनुअल खोल लिया, क्या चल रहा है आज, इजराइल में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कोई, ये अंदर से आना चाहिए।
नोट्स बनाना, दिमाग में नोट्स बना लिया, उससे अच्छा नोट्स कौन सा होता है? लास्ट में तो यही जाना है ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो कॉपी में बने ना बने, कुछ इंपॉर्टेंट भूलने वाली चीज है, लिख लिया। 370 पे बात हुई है, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, लिख लिया, खत्म हो गया बस। अब उसमें प्रक्रिया थोड़े बैठ के लिखोगे कि ये गए थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वाला पिटीशन फाइल किया, उसके बाद लगता है तुमने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ चरण तुमने लिख लिया। फिर पहली मीटिंग इस दिन हुई थी, दूसरी, तुम्हें लगा तुमने बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रखी है, तुमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो प्रक्रिया पता होनी चाहिए, बस हो गया काम। और मेरे दिमाग में रहे चाहे कॉपी में रहे, डजेंट मैटर। पूछे जाने पर मैं क्या करूं, जवाब दो। अब मान लो वही चीफ सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री ने कहा जरा वो निकालिए, जरा रंजन साहब फाइल निकालिए जरा, कृषि वाली। और रंजन साहब ऐसे कहे, सर वो तो लखनऊ में रह गई। फिर तुम्हें पता है क्या होगा? बोले अच्छा वो निकालिए शिक्षा, प्रधानमंत्री का होगा। तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोल देगा कि आप प्रशासन सही नहीं कर रहे हैं, नजर नहीं है आपकी, बेइज्जती हो जाती है, वहां बोल दिया जाता है। राइट्स है, क्या करूं, फंड रोक दूं आपका? मुख्यमंत्री को जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि कल मीडिया में आ जाएगा ये बात, बेइज्जती बहुत होती है, फंड रुक गया, यूपी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। तो पूछेगा हाँ दीजिए, अब वो कह रहे हैं फाइल सर वहीं रह गई, तो ये नेशनल इशू बन जाएगा। आप पावर के जितना नजदीक जाओगे, पावर आग की तरह होती है, जलने की संभावना भी उतनी बढ़ जाएगी। तो जरा सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। पावर संभालना सबके बस का नहीं होता है, पावर बहुत विस्फोटक होती है। तो अब आप पावर कॉरिडोर में जा रहे हो, आप आम इंसान नहीं रह जाओगे, डिसीजन मेकर, मतलब आप पावर के नजदीक जा रहे हो। तो जितना नजदीक होते चले जाओगे, उतना ही रिस्क बढ़ता भी चला जाता है। और उस समय अलर्टनेस सबसे जरूरी होती है। अलर्ट, आप कितना अलर्ट हैं आप? इतने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। और एक पता कर लीजिएगा, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कोल घोटाला हुआ था, आज जाकर पढ़िएगा। तो कोल घोटाला, कोयला घोटाला, कॉलगेट घोटाला, मनमोहन सर के समय में, पता करना कोयला सेक्रेटरी कौन था, और बाद में क्या हुआ था, गलती किसी और ने की, जेल जाना पड़ गया था, जेल जाना पड़ गया था। जब कैग की रिपोर्ट आई थी, विनोद राय की रिपोर्ट आई थी। और किस लिए? बोला जब आप बॉस हो, आपके नीचे पेपर गड़बड़ हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, उसके बाद ऐसी तैसी हो गई, करियर पूरा तबाह हो गया, इतने ऊपर लेवल पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन तब तक तो मीडिया ने उनके इज्जत का जो है फालूदा बना के रख दिया था, सिर्फ इसलिए कि आप बॉस हैं और आपके नीचे ये पेपर था, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आपके मातहत आपके जूनियर ने गलती की, लेकिन सजा तो आपको भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को फाइल भेजी है। तो प्रधानमंत्री अगर आलोचना झेल रहा है, तो नपोगे तुम भी। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, आप पावर कॉरिडोर में एंटर कर रहे हो, पावर कॉरिडोर में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत। तो ये आदतें अभी से होनी चाहिए, और बहुत गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए, आप सही से तैयारी करें। 83% बच्चे एकदम फ्रेशर आ चुके हैं, एकदम फ्रेशर आ चुके हैं इस बार, तो आप लोगों के लिए मौका अच्छा है। लेकिन ट्रेडिशनल वे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, ज्यादा उसके लिए समय मत लगाइए। तो इसीलिए बहुत आनंद के साथ पढ़िए, गुरुकुल में परंपराओं को पालन करिए। गुरुकुल का जो शेड्यूल है उसमें चॉइस नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लाइब्रेरी नहीं आ रहे हैं, तो अभी आज 24 वालों की घंटी बजी है, कल आप लोगों की बजेगी। 24 वालों को आज बहुत ज्यादा जो है तकलीफ से गुजरना पड़ा, आज उन्हें रियल में बेइज्जती फील कराई है टेस्ट में भी, और उनको बताया है कि भाई जो मेरी परंपराओं के साथ चलेगा वही रहेगा। मैं आपके लिए गुरुकुल को बदल नहीं सकता, गुरुकुल मैंने किसी खास पर्पस से शुरू किया है, और वो मैं पर्पस सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद नहीं है, आप इतनी देर बैठ नहीं पाते, बिकॉज यू डोंट लाइक इट, तो आपकी लाइक और डिसलाइक पे मैं गुरुकुल की परंपराओं का नहीं बदल सकता। तो क्लियर से, जो लाइब्रेरी में नहीं रहेंगे, जो हमारे नियम फॉलो नहीं करेंगे, शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे, मैं उनके साथ नहीं चल पाऊंगा। वो चाहे तो गुरुकुल छोड़ सकते हैं, मुझे कोई भी
1% भी अब जो है शंका नहीं रह गई, या मुझे उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं करना है। गुरुकुल मतलब गुरुकुल ही है, ठीक है। और याद रखना एक बात, जानवर भी खूंटे में बांधा जाता है। खूंटा जो होता है, आप दिन भर कहीं भी रहो, शाम को पक्षी भी अपने घोंसले में वापस लौटता है, व्यक्ति भी अपने घर में वापस लौटता है। तो हमारे जीवन का ये जीवन है ना, जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें बहा ले जाएंगी। गुरु जो है, और गुरु का जो घर है गुरुकुल, वो तुम्हारा खूंटा है। तो जितना इसके नजदीक रहोगे उतना भटकने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि इस संसार में निर्वात में कुछ नहीं रह सकता, वहां कुछ ना कुछ होगा। तो जहां गुरु से जितना दूर तुम जा रहे हो, उतना ही यह संभावना है कि यहां पर कुछ ऐसे तत्व आ जाएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से बहुत दूर लेके चले जाएंगे। और मेरे पास फैक्ट्स हैं कि जो बच्चे हॉस्टलर्स नहीं हैं, मैंने देखा उनकी क्लास में आने की टेंडेंसी भी कम है, उनकी एब्सेंट बहुत ज्यादा है। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, अटेंडेंस रजिस्टर निकाल के चेक कर लो। कुछ ही एक दो ऐसे बच्चे होंगे जो इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो नियम में अगर नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ उनको दिक्कत होती जा रही है। तो अगर आप यहां पर हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा मन नहीं है आने का, तो मन के हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नियमों का तो पालन आपको करना पड़ेगा। अगर कोई मजबूरी है, वहीं बाहर से आते जाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां हो तो यहां के नियमों को पालन करो। क्लियर है?